नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं IREDA के स्टॉक का। क्यों हम ये टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए। टेक्निकल के बेसिस पे हम लोग डिमांड एंड सप्लाई को निकालते हैं, जिस बेसिस पे हम किसी स्टॉक के अंदर एक एंट्री करते हैं और हमें पता चलता है कि कहाँ पे एक अच्छा प्राइस है और वहाँ पे हम इसे लेने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे ताकि हम समझ पाएं आज जो कंपनी की कंडीशन है उसकी प्राइस के हिसाब से। जैसे 166 है तो क्या 166 अच्छा लेवल है खरीदने के लिए, या फिर ये और भी सस्ता हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा 1800 2000 के स्टॉक बड़ी बार 500 600 चले जाते हैं और उसके बाद जब रिवर्स करते हैं तो फिर वो 3-3000 क्रॉस कर जाते हैं, है ना। तो उसी बेसिस पे हम डिमांड एंड सप्लाई निकालेंगे और देखेंगे कि क्या ये अभी किसी स्टेशन पे है, वहां पे हम इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फंडामेंटल हम एनालिसिस इसलिए करेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि अगर हम ऊपर की तरफ ट्रैप हो चुके हैं, हमने ऊपर की तरफ लेके रखा है, हम महंगा लेके रख चुके हैं, क्या हमें एवरेज करनी भी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, हमें एग्जिट कर देना चाहिए। ठीक है। अब आप बोलोगे यार आप खुद तो बोल रहे हो डिमांड एंड सप्लाई बताऊंगा, एंट्री मौका बताऊंगा। देखिए ये हो गया फ्रेश एंट्री, और फ्रेश एंट्री जब कोई करता है तो विद स्टॉप लॉस करता है ना। तो जब हम इसके बेसिस पे एंट्री करेंगे तो हम स्टॉप लॉस भी डाल सकते हैं। लेकिन जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट की है लॉन्ग टर्म के लिए, उस बंदे को एवरेज करनी है तो वो स्टॉप लॉस कभी नहीं लेता। उसको भी ये पॉइंट चाहिए होता है डिमांड एंड सप्लाई का, ताकि वो समझ सके कि हाँ वो लेवल है, मैं वहां एवरेज करूं। बट एवरेज करनी भी है या फिर नहीं करनी है। तो फंडामेंटली अगर स्ट्रांग है तो एवरेज करनी है, अगर फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है तो हम एवरेज नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस दोनों को करते हैं। बाकी अगर आप लोगों को अभी तक चीजें समझ में आ रही हैं, सीखने को भी कुछ मिल रहा है, तो पहली बार चैनल पे आप विजिट कर रहे होंगे तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी है इसी नाम से, उसको भी आप फॉलो कर लीजिए। अगर बाय डिफॉल्ट नाम से आपको नहीं मिलता तो ये जो फोटो आपको अभी दिख रही है स्कैनर, इसे आप स्कैन करें, आप डायरेक्टली ज्वाइन हो जाएंगे। इससे ज्वाइन करने से क्या मिलेगा आपको, इसको ज्वाइन करने से आपको ये पता चलेगा मैं खुद किन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता हूं और किन को खरीद रहा हूं या फिर मेरी होल्डिंग क्या है। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं सीधा स्टॉक के एनालिसिस के ऊपर। तो सबसे पहले हम ना इसकी होल्डिंग को समझने की कोशिश करेंगे। प्रमोटर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग पैटर्न जिसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका प्रमोटर 75% होल्ड कर रहा है, इससे ज्यादा होल्ड नहीं कर पाएगा। जैसा कि आपको पता है सरकारी कंपनी है, PSU में आप कह सकते हो। तो प्रमोटर कौन होगा, हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारी सरकार ही इसमें 75% की हिस्सेदारी लेके बैठी है। तो ये सरकारी कंपनियां जो होती हैं इनमें आपको दिखी जाती है इतनी होल्डिंग, और ये कभी इसको छेड़ते भी नहीं है, ऊपर नीचे करेंगे भी नहीं, है ना। हो सकता है कभी कर दें, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब हम सरकारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें प्रमोटर की होल्डिंग से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। हमें फर्क पड़ेगा किससे, FIs, DIs और म्यूचुअल फंड से। तो FIs कितना निवेश कर रहे हैं, 1.8 का। DIs कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर 4 पॉइंट का। तो हम कह सकते हैं कि बड़े प्लेयर के पास 6% का माल है। दोस्तों ये कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है और एनर्जी सेक्टर, सोलर एनर्जी में इसका मेन बिजनेस रहेगा। बहुत भी और भी सेक्टर है एनर्जी के, उसमें भी इनका है, मेन इनका वही है। तो ध्यान रखना इसमें जो बड़े प्लेयर का निवेश है ना वो 6% का है, DIs का FIs का मिला के। यानी कि 6% FIs DIs सोचते हैं कि भैया हम इसको खरीदेंगे, वो नहीं परसेंटेज के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जिन्होंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है इतने परसेंट, यानी कि 6% का माल इन्होंने उठाया है। अब थोड़ा म्यूचुअल फंड को भी देख लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड में भी आप कह सकते हो कि भैया 6-7% उन्होंने भी उठाया। तो दोस्तों इस कंपनी में जो बड़े प्लेयर का पैसा लगा हुआ है वो कुल मिला के 13% का है। अब आप ये जरूर डिसाइड करिएगा कि ये जो कंपनी है इसमें बड़े प्लेयर का पैसा 13% लगा है। अगर आपको कोई भी NBFC जो कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है, अगर आपको दिखता है कि उसमें FIs, DIs, म्यूचुअल फंड ज्यादा माल लेके बैठे हैं जिसमें 30% 40% हैं, तो आप क्या उसमें जाना चाहोगे या फिर इसमें जाना चाहोगे, ये आप पे अब निर्भर करता है। ये मैंने आपको क्लियर कट पिक्चर बता दी। मेरे हिसाब से ये होल्डिंग बहुत कम है, लेकिन हाँ एज कंपेयर टू जैसे कि प्रमोटर के पास माल है 75% का, तो कहीं ना कहीं FIs और DIs
को ज़्यादा होल्डिंग रखनी चाहिए थी फिर भी। क्यों? क्योंकि पब्लिक के पास देखते हैं कितना माल है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा पब्लिक ये है, तो भैया पब्लिक के पास 18% का माल है। अब बोलोगे यार पब्लिक के पास तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको बोलना चाहूँगा फाइनेंस सेक्टर की बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके पास पब्लिक की जो होल्डिंग है वो सिर्फ 6 से 7%, 3% की भी होल्डिंग है। तो यहाँ पे एफआईज और डीआईज का मैं आपको बोलना चाहूँगा ज़्यादा निवेश नहीं है, उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा। हाँ, लेकिन म्यूचुअल फंड का अच्छा खासा निवेश इनके अंदर है 7-8% का, ये बात आपको नहीं भूलनी चाहिए। तो इन फ्यूचर कभी भी इस होल्डिंग को देखोगे तो ध्यान रखना, अगर ये पब्लिक से माल छीनकर एफआईज और डीआईज खरीदना शुरू कर दें, ये लोग इसमें होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा ये स्टॉक आने वाले समय में और भी अच्छा कर सकता है। अभी के हिसाब से आप प्रमोटर होल्डिंग, एफआईज की होल्डिंग, डीआईज की, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग को अगर आप देखते हो तो आप कहोगे ओके ओके है, ए क्लास 1 की मैं नहीं बोलना चाहूंगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके है यानी कि नॉर्मल जो एवरेज होती है ना किसी होल्डिंग की, आप बोलोगे वही कहते हैं नॉर्मल बच्चा यार पढ़ने में कैसा है, तो आप बोलोगे ओके ओके है, कोई ज़्यादा पढ़ा भी नहीं, ज़्यादा मतलब लाइक भी नहीं है, रोल नंबर 1 भी नहीं है, ऑन एवरेज आप कह लीजिए 20 में से 10 नंबर मैं इसको देना चाहूँगा। अच्छा, अब हम चलते हैं कहाँ पे, अब हम इसका समझेंगे थोड़ा सा फंडामेंटल, और फंडामेंटल में हम लोग क्या समझेंगे, इसके थोड़े से रेवेन्यू को हम लोग समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो जस्ट मैं पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि हमें प्रॉपर देखने को मिल जाए। देखिए, जब इसके अगर हम रेवेन्यू को देखने की कोशिश करें तो मैं कंसोलिडेशन पे जाने की कोशिश करता हूं तो सिर्फ एक ही साल का बता रहा है, लेकिन जब स्टैंड अलोन बेसिस से देख रहा हूं तो हमें ईयर बाय ईयर का दिखा रहा है। जब भी हम किसी कंपनी का एनालिसिस करते हैं ना तो ध्यान रखना कंसोलिडेशन के बेसिस पे करते हैं, कभी भी स्टैंड अलोन के बेसिस पे नहीं करते। बट अब मुझे कंपेयर करना है तो मैं कंसोलिडेशन बेसिस पे एक साल का तो आपको बता नहीं सकता, तो इसी के लिए मैं आपको बता दूं मैं स्टैंड अलोन का कर रहा हूं। तो इन फ्यूचर कभी भी अगर कंसोलिडेशन का हुआ तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। कंसोलिडेशन में ये होता है कि कंपनी ने जितना भी बिजनेस या जितना भी काम कर रही है वो सारा कुल मिला के आ जाता है यार, किसी में निवेश किया है, किसी में पार्टनरशिप किया है, वो सारा आ जाता है। स्टैंड अलोन में हो सकता है सिर्फ इसी का बिजनेस या एक ही बिजनेस जो है वो आ रहा है, ठीक है, पूरी पिक्चर नहीं होती, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं आपको अब इसके बेसिस पे ही दिखा देता हूँ। तो रेवेन्यू तो अच्छा खासा है, अच्छा खासी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें उसकी भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। आइए इस कंपनी का कर्जा देख लेते हैं। तो कंपनी के ऊपर कर्जा अच्छा खासा है, ध्यान रखिएगा 6 गुना से ज्यादा का कर्जा है, यानी कि जेब में 10 रुपए है और इन्होंने 60 रुपए का कर्जा लेके रखा है, इस बात को भूलिएगा मत। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये जो 60 रुपए का कर्जा लिया है क्या ये अच्छी जगह पे लगा है या नहीं, तो उसको हमें समझना है। अच्छा ठीक है, इन्होंने यहाँ पे ये भी बताया कि ये नेट प्रॉफिट में है कंपनी, तो भैया चलिए कैश फ्लो में चलते हैं। क्या इस कैश को ये कन्वर्ट भी कर पा रही है, नहीं कर पा रही? तो यहाँ पे अगर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देखोगे तो कंपनी का जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव है, यानी कि कंपनी को जो मेन बिजनेस है उसको ही सरवाइव करने में दिक्कत आ रही है, उसको ही चलाने में दिक्कत आ रही है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी कैश फ्लो जो है ना वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नेगेटिव में होना गलत है, ये बात ध्यान रखिएगा। एटलीस्ट जितना प्रॉफिट कर रही है उसके 10-20% नीचे हो जाए चलेगा, बट बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव ही हो जाना ये गलत है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो ये इन्होंने कहीं पैसा लगाया होगा, परचेज की होगी लैंड। फाइनेंस एक्टिविटी, ये इनके पास पैसा आया है, अब या तो ये इंटरेस्ट आया है या फिर उन्होंने कोई लोन या कर्जा उठाया है, वहां से भी पैसा आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये फाइनेंस एक्टिविटी है, लेकिन हमारे लिए मेन ये वाली एक्टिविटी है। तो नेट कैश फ्लो 7 का है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इसमें अभी तक मेरे को कुछ चीजें अच्छी नहीं दिख रही हैं, अच्छी आगे देखते हैं कुछ मिलता है। तो मैं अभी तक जितनी सारी चीज़ें की हैं मैं बोलूँगा ओके ही है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि सबसे पहले तो मेरे को ऑपरेटिंग एक्टिविटी अच्छी नहीं मिली। उसके बाद मैं बोलना चाहूँगा भैया हाँ यहाँ तो पिक्चर दिखा रहे हैं बट कैश फ्लो अच्छा नहीं है ना, तो हमें एक चीज़ के साथ नहीं चलना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अभी तक मैं बोलूँगा मुझे कुछ भी इतना ज़्यादा खास इसमें नहीं देखने को मिला है, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी के हिसाब से जो चीज़ें मैंने देखी, या फिर मैं इस कंपनी को अगर बोलूँगा कि अच्छा करेगी, तो मेरा ये मानना है कि कंपनी अगर अपने आने वाले टाइम में कर्जा, ये डेब्ट टू इक्विटी रेशो को कम करती है, जैसे कि आप यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा पहले 8 था, फिर 7.8 हुआ, फिर 3.3, अब दोबारा हो गया, यानी कि इन्होंने कहीं ना कहीं कर्जा ही उठाया है दोबारा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए इनके पास जो फाइनेंस एक्टिविटी कैश फ्लो में हमें देखने को मिला, पैसा जो दिखा रहे हैं वो इसी का पैसा है, लोन आया है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो अभी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या आने वाले समय में ये कर्जे को कम करती है कंपनी या नहीं करती है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कहाँ पे, सीधा सीधा बैलेंस शीट के ऊपर। तो बैलेंस शीट मेरे पास पहले से ही खुली हुई है, मैं यहीं पे बता दूं। अब ये देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन बेसिस पे यहाँ पे भी नहीं आपको डेटा शो करेगा, वरना एक ही साल का डेटा है जो कंसोलिडेशन बेसिस पे यहाँ पे शो करेगा, तो उसको मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए मैं अब स्टैंड अलोन बेसिस पे ही जा रहा हूँ। तो इस कंपनी को शायद कंसोलिडेशन का भी डेटा जो है वो पोस्ट करना चाहिए। तो ध्यान रखिए, अब रिजर्व एंड सरप्लस को समझिए। ये कंपनी के पास कैश आप कह सकते हो जो पड़ा है आपदा को झेलने के लिए, ये है भैया। अब देखो इनके ऊपर कर्जा, ये देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग, जैसा कि मैंने आपको बोला फाइनेंस इनके पास आया था, तो इन्होंने अभी जो कर्जा है वो उठाया है, वही पैसा है जो वहां पे शो कर रहा है, ये वो पैसा है, ठीक है। तो ये है भैया इनके कर्जा। अच्छा, इसके बाद चलते हैं नीचे की तरफ, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म की बोरिंग देखिए। यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरिंग यानी कि कुछ ज्यादा समय के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म पीरियड हो गया कि बड़ी जल्दी जिस लोन को इनको चुकाना होगा, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट भी कम होता है। तो 28,672, देखो पहले इतना था अब इतना हो गया। फिर से इन्होंने यहाँ पे भी कर्जा जो है वो उठाया हुआ है, ये लॉन्ग टर्म के लिए है, इसके ऊपर इनको इंटरेस्ट भी ज्यादा देना पड़ेगा और ये काफी समय लगेगा इनको चुकाने में, लंबे समय के लिए लिया। तो ये और ये कुल मिला के देखोगे तो 42 के करीब आप कहोगे, 42,000 के करीब इस कंपनी के ऊपर कर्जा है करोड़ों में। और खुद के पास कैश कितना है, 3600 का, 3650 समथिंग, जितना भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। यानी कि कंपनी की पॉकेट काफी ज्यादा कम है और कर्जा बहुत ज्यादा है। बट हाँ, इस पैसे का इस्तेमाल हमें जरूर देखना है, क्या अच्छे से इस्तेमाल हुआ है या नहीं। तो कंपनी, अगर आप नोटिस करोगे, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, इस कंपनी ने इसी पैसे को आगे लोन पे दिया हुआ है। अब आपको समझ में आएगी इसकी कहानी कि कंपनी फाइनेंस से रिलेटेड है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये है कि कंपनी पैसे को यूटिलाइज कर रही है, यानी कि इन्होंने जो कर्जा उठाया आगे लोन पे इन्होंने दे भी दिया हुआ है, इस बात को भूलिएगा मत। अब देखो आगे अगर इन्होंने लोन दिया है या फिर आगे कर्जा दिया है, तो इसका मतलब अगर पीछे से 8% पे लोन उठाया था तो कहीं ना कहीं 12% पे आगे लोन दिया होगा, तो 4% का ये क्या करेंगे, प्रॉफिट। तो इनकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम होगी वहां से इनको प्रॉफिट जो है वो आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी ने कर्जा तो जरूर लिया है, बट उस कर्जे को प्रॉपर इस्तेमाल भी किया है आगे लोन देके। ऐसा नहीं है कि पैसा पड़ा हुआ है या ब्लॉकेज हुआ पड़ा है, वो नहीं है। तो इन्होंने आगे कर्जे को दिया हुआ है। तो दोस्तों अभी के हिसाब से जितनी सारी चीजें मैंने बैलेंस शीट के अंदर देखी, मुझे ये समझ में आया है कि कंपनी काम कर रही है, बट कंपनी काम कर्जा लेके कर रही है, कंपनी के पास खुद का कुछ भी नहीं है। इन फ्यूचर अगर ये नेट इंटरेस्ट इनकम इनको आने वाले 5-6 सालों में इनकी जेब में भी एक अच्छा रिजर्व एंड सरप्लस बना देती है, तो मुझे लगता है अच्छा होगा। अभी के हिसाब से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कंपनी के ऊपर बहुत अच्छा कर्जा बना हुआ है, बहुत बड़ा कर्जा बना हुआ है। इसको देखते हुए ही इसके अंदर एक निवेश करना चाहिए। देखिए जोमेटो का शेयर भी जब स्टार्टिंग में आया था तो काफी ऊपर चढ़ा था, बट उसके बाद नीचे आया था और फिर चलना शुरू हुआ जब उसके अंदर अच्छी न्यूज आना शुरू हुई। तो ध्यान रखिए इसका स्टॉक भी अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया हुआ है, अब थोड़ा नीचे आ रहा है, तो हो सकता है एक नीचे का लो लगाने के बाद भी ऊपर आए। अब वो नीचे का लो कौन सा होगा, तो चलिए वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। लेकिन अभी तक जो पिक्चर निकल कर आई है, मैं सबसे पहले उसके बारे में बात करना चाहूंगा। तो दोस्तों एज पर बैलेंस शीट मुझे कुछ भी अच्छा नहीं देखने को मिल रहा। मुझे सिर्फ एक ही चीज अच्छी देखने को मिली है, वो पता क्या है, वो ये है कि कंपनी ने कर्जा उठा के आगे कर्जा दिया है। लेकिन अगर कल को इनका कर्जा डिफॉल्ट हुआ, जैसे कि आपने पीएनबी में देखा, जैसे आपने यस बैंक में देखा, तो उस केस में आप क्या करोगे? क्या इनके पास सरवाइव करने के लिए आगे पैसा है? नहीं है, अगर आप देखोगे, क्योंकि वो छोटा सा एक पैसा इनके पास बना हुआ है। तो इस शेयर की वाट लग जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो स्टॉक जितनी तेजी से बढ़ा है उससे ज्यादा तेजी के साथ गिरता हुआ भी आप लोगों को दिखेगा। और वैसे भी ये लोअर सर्किट अपर सर्किट वाला स्टॉक है, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड जरूर करना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। देखिए मेरी किसी को दिल नहीं तोड़ना है, मैं किसी को निराश नहीं करना चाहता। जो पिक्चर है मैंने आपको सारी चीज़ें सामने दिखाई हैं, आपको खुद दिख रहा है कि कितना कर्जा है, कहाँ दिया है, कहाँ नहीं दिया है। हाँ, अगर ये लोन में कोई भी डिफॉल्ट नहीं होता है, कोई बैड लोन नहीं होता है, तो बहुत अच्छी बात है, फिर इनको पैसा आएगा। बट अगर कुछ हो गया तो क्या करेंगे? तो इस कंपेरिजन में आप
किसी और कंपनी में जाना पसंद करोगे जिसमें एफआईस डीआईस ज़्यादा बैठे हैं, म्यूचुअल फंड ज़्यादा बैठे हैं, या फिर आप इसी में निवेश करना चाहोगे, ये आप पे निर्भर करता है। मैं इस कंपनी से थोड़ा दूर रहना चाहूँगा। अब बात आती है टेक्निकल बेसिस पे, यानी कि पहले तो फंडामेंटल की बात हुई कि एवरेज करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा क्योंकि कर्जा है। जब तक देखिए हमें वेट करना चाहिए इसका आने वाला समय अच्छा हो। अच्छा कैसे होगा? अगर ये कर्जे को कम करती है, अपने पास कैश एंड रिजर्व अच्छा खासा ले लेती है, ठीक है, काम करे कर्जा लेके। देखिए टाटा मोटर भी काम कर रही है, एचडीएफसी बैंक भी काम कर रहा है, बट उनके पास लाखों करोड़ों का कैश है, बट इसके पास नहीं है। इसके पास क्या है? इसने लोन दिया। लेकिन हाँ, अगर कल को कंसोलिडेशन बेसिस पे इसकी बैलेंस शीट को पेश किया जाता है और उसमें कुछ अच्छा देखने को मिलता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इसका कि आने वाले समय में अगर अच्छी ग्रोथ, अच्छा पैसा इनके पास आता हुआ दिखता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एज पर टेक्निकल बेसिस में कुछ चीज़ें बता दूं, इसके अंदर एक एवरेज अगर कोई करना चाहता है या फिर कोई फ्रेश एंट्री करना चाहता है तो आपको वेट करना चाहिए। अभी के हिसाब से 144 का एक लेवल है जहां पे ये रुकने की कोशिश कर सकता है या फिर यहां से एक रिवर्सल दे सकता है। ध्यान रखिएगा, ये टेक्निकल बेसिस पे एंट्री है। जिनको टेक्निकल सीखना है, हमने एक नया चैनल शुरू किया था जिसका नाम था मनी मेकर आरएस, मनी मेकर्स बाय आरएस, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। देखिए 144 पे आके ये कोई कंसोलिडेशन करे, रुके, ठहरे, कोई रिवर्सल पैटर्न दे तब खरीदना चाहिए। उसके बाद 121 से 107 का जो लेवल है ये बहुत अच्छा लेवल है। अगर कोई एवरेज करना ही चाहता है, ऊपर की तरफ ट्रैप हो चुका है, तो आई बिलीव दैट इसमें वेट करना चाहिए 107 से 101 रुपए का। इस लेवल पे मिले तो एक फर्स्ट किसी को रिस्क लेना है ना, वो यहां पर ले सकता है। अभी के हिसाब से महंगा है। 144 आप ये कह लीजिए एक छोटा स्टेशन है, 121 एक छोटा स्टेशन है, लेकिन एक बिग स्टेशन यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डिमांड एंड सप्लाई देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे कितनी देर पहले भी ये रुका था और वो लेवल है 107 से 101 रुपए का। कभी यहाँ मिले तो आपको हाँ थोड़ा सा 10 से 20% लेना चाहिए। अभी के हिसाब से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, कोई इसमें फ्रेश एंट्री नहीं करनी चाहिए। लोअर सर्किट लग रहे हैं और कोई भी लेवल इसका अभी के लिए बाइंग का नहीं है। 144, 121 ये कुछ लेवल्स हैं जो दिख रहे हैं और अभी वहां पहुंचने में थोड़ा टाइम लग सकता है। बाकी दोस्तों फंडामेंटल क्लियर कट पिक्चर मैंने आपको दिखाई है। टेक्निकल बेसिस पे जब हम खरीदते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस भी लेके चलते हैं। अगर आप यहाँ लेते हैं तो आपको ये स्टॉप लॉस रखना चाहिए, अगर आप यहाँ लेते हैं तो आपको ये स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि क्या आप यहाँ पे कोई रिवर्सल देख रहे हो या डायरेक्ट एवरेज कर रहे हो। क्या आप यहाँ कोई रिवर्सल देख रहे हो या डायरेक्ट एवरेज कर रहे हो, ये आप पे निर्भर करता है, ये बात ध्यान रखें। मैं अगर खरीदना चाहूंगा तो मैं 107, 101 के पास कोई डिसीजन लेना चाहूंगा। अभी के हिसाब से मैं अवॉइड करना चाहूंगा। जिनके पास है उनको डरने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास छोटा ही सपोर्ट निकल कर आ रही है, हो सकता है यहीं से रिवर्सल कर जाए। इसके अंदर एक चैनल पैटर्न भी निकल कर आ रहा है। अब जैसे कि आपने देखा हालात तो खराब है, हमें बैलेंस शीट के अंदर कुछ चीजें अच्छी नहीं देखने को मिल रही, बट फिर भी ये स्टॉक चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो भैया कभी कभी अंदर की पिक्चर नहीं दिखाई जाती प्रॉपर तरीके से और वो बड़े टाइम के बाद दिखाई जाती है, तब तक देर हो चुकी होती है। तो उसके हिसाब से जैसे कि ये एक चैनल पैटर्न बना हुआ है, इसके अंदर ये काम कर रहा है, तो अगर इसने इसी टेक्निकल को फॉलो किया तो आप लोग देख सकते हो आने वाले समय में अगर ये चला भी तो आपको 520 का भी दिख सकता है। देखो अभी भी तो जो हालात बने हुए हैं इसके अंदर जो 6% आपके आप कह लीजिए एफआईस डीआईस थे, उन्होंने भी तो खरीदा है, अभी भी तो उनकी रिसर्च के अंदर आता है। हो सकता है इसी को मैनिपुलेट करते हुए या चीजों को अच्छा करते हुए ये ऊपर की तरफ ले जाए, ठीक है ना। तो ये चीजें भी हो सकती हैं। तो उसके हिसाब से भैया ये अगर चलने को आए तो भैया आने वाले ये मतलब समय में ये अच्छा खासा चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता। मैंने सिर्फ बात की है अभी टेक्निकल के बेसिस पे, क्योंकि अभी भी तो चल रहा है, अभी भी तो इसे लेके चल रहे हैं ना लोग। तो हो सकता है ये इस चैनल पैटर्न को यहाँ से 144 से रिवर्स करें और आपको ऊपर की तरफ 400-500 ये टारगेट भी दे दे, है ना। क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। बुरी चीज तो हमें भी दिखी है बट फिर भी स्टॉक चल रहा है, क्योंकि मैनिपुलेशन तो स्टॉक मार्केट में चलती है ट्रैप करने के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये भी हो सकता है कि अभी एफआईस और डीआईस के पास ज्यादा माल नहीं है,
वो इसे जानबूझकर गिराएं, 107 101 के नीचे लेकर आए और वहां पे जब पब्लिक पैनिक दिखाए, वो बेचकर निकले, तो ये लोग क्या करें, इसको खरीदें और उस टाइम पे फंडामेंटल के अंदर कुछ अच्छी न्यूज हमें देखने को मिले, कर्जा ये चुकाते हुए दिखें, अपने फाइनेंस को बाहर निकालते हुए दिखें, बड़ी सारी चीजें हो सकती हैं। तो उन पिक्चर्स के ऊपर हमें ध्यान रखनी चाहिए। अभी के हिसाब से 107 101 का वेट कर सकते हैं, बाकी चलने को आए तो 500 600 भी ये जा सकता है, जिस तरह से इसने रफ्तार पकड़ी हुई है। बाकी मैं किसी को नहीं बोलूंगा इसमें इन्वेस्ट करें या फिर आप खरीदें या बेचें, क्योंकि पैसा आपका है, सोचकर समझकर इन्वेस्ट कीजिएगा। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए, क्योंकि रिस्क आप सबका है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।